हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके अपने प्यारा यूट्यूब चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों, आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री में लेसन 2 जिसका नाम है बिलियन सॉल्यूशन, उसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के रूप में लेकर के आए हैं, जो कि आपको आगामी बिहार बोर्ड का जो एग्जाम है 2027 में उसको लेकर के बनाई जा रही है। तो ये वीडियो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिएगा। वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाली है। तो चलिए, इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस हैं। अब 40 क्वेश्चंस का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी होगा। ऐसा नहीं है कि बस प्रश्न को पढ़ते जाएंगे और आंसर टिक आउट करके बढ़ते जाएंगे। हर क्वेश्चन को डीप में यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। तो आई होप आपको वीडियो देखने के बाद आप इससे लाभान्वित होंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप प्यारा सा कमेंट भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए, क्लास को अविलंब स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने आज का पहला प्रश्न, आप देख पा रहे होंगे। प्रश्न है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। चलिए, जूम तो ठीक है। निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होगा? यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है, हालांकि यहाँ पे मैं आंसर भी इंक्लूड कर दिया। तो आप आंसर देख करके नहीं जाइएगा, आप चार ऑप्शन को देखिएगा। मान के चलिए कि आपके सामने ऑप्शन भी है तो साथ में आंसर भी है, लेकिन आपको आंसर पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आप एक बार ऑप्शन को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि किसका क्वथनांक बीपी बॉइलिंग पॉइंट उच्चतम होगा। तो 1% ग्लूकोज, 1% सुक्रोज, 1% NaCl, 1% कैल्शियम क्लोराइड। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपके सामने दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी है। अब आइए इसका एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखते हैं कि आखिर में CaCl2 ही क्यों है, कोई और क्यों नहीं, ग्लूकोज क्यों नहीं, सुक्रोज क्यों नहीं, NaCl क्यों नहीं? क्योंकि सबका सबका जो परसेंटेज है, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एक जैसा है, 1% है। फिर भी यहाँ पे ऑप्शन आपको डी क्यों है, तो उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। तो ये रहा आपके सामने एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो देखिए एक्सप्लेनेशन में अगर हम मोटे तौर पे पढ़ने का प्रयास करेंगे ना, तो देखिए कैल्शियम क्लोराइड जो था CaCl2, उसमें आयनों की संख्या बहुत ज्यादा है। आयनों की संख्या बहुत ज्यादा होने का क्या मतलब है? कैल्शियम क्लोराइड है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें कैल्शियम क्लोराइड को जब इसको ब्रेक कीजिएगा तो आयन में बदलेगा। तो आयन में जब बदलेगा तो इसमें कुल आयनों की संख्या यहाँ से 2 होगा और साथ में यहाँ से 1 होगा। तो 2 प्लस 1 3 हो गया। उसी प्रकार से नमक NaCl को तोड़िएगा तो Na प्लस और Cl माइनस होगा। इसमें आयनों की संख्या कितना है? 2 है। अब ये दोनों तो आयन में टूटवे नहीं करेगा, क्योंकि ये सहसंयोजक कंपाउंड है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होता, तब तो आपका आंसर क्या होता? तब उस सिचुएशन में आपका आंसर जो है, आप नमक को टिक आउट कर सकते थे, उस सिचुएशन में आपका आंसर नमक होता। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या होगा? CaCl2 होगा, ड्यू टू मोर आयंस प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। अगर लाइन बाय लाइन यहाँ से हूबहू पढ़ने का मैं प्रयास करूंगा, तो लिखा है कि CaCl2 सबसे अधिक आयन प्रदान करता है, इसीलिए इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा है, अधिक है। अधिक आयनीकरण होने पे विलयन का जो अनुसंख्य गुणधर्म है, जिसको मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहता हूँ, अनुसंख्य गुणधर्म पे अधिक प्रभाव पड़ता है, और जिनसे उनका बीपी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाता है, इट मीन्स इंक्रीज हो जाता है। इससे रिलेटेड आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आपने यहाँ देख लिया। आपने देखा होगा कि क्वथनांक union एक क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आप आगे भी पढ़िएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव में मतलब देखोगे, यह बिलियन के कणों की संख्या पे निर्भर करता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार प्रकार के होते हैं, आप वीडियो में आगे पूरा देखेंगे।
अच्छा, एक यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम क्रैक करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एग्जाम ट्रिक के नाम से हम यहाँ पे बना रखा है। तो अधिक आयन रहेगा, अधिक प्रभाव रहेगा, अधिक आयन तो अधिक प्रभाव तो अधिक क्वथनांक। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन 2 है दोस्तों, नीचे हो गया है, उसके लिए माफी चाहेंगे। निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? आपको बताना है कि कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में नहीं आते हैं। चलिए, पहला ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, वाष्प दाब, हिमांक का अवनमन, प्रसरणी दाब, क्वथनांक का उन्नयन। तो यहाँ पे देख लीजिए, हिमांक का अवनमन आपका, ये भी आपका आंसर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है ना? तो आंसर देख करके आप आंसर नहीं मारिए, आप रियली में जो पढ़े हैं उसके आधार पे आप देखिए कि आपने हिमांक का अवनमन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि नहीं। प्रसरणी दाब, वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर आपने पढ़ा है कि नहीं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है कि नहीं। तो ये भी आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आपने देखा कि यहाँ पे पहला, दूसरा और सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों आपका क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आते हैं। लेकिन ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नहीं आता है। वाष्प दाब, जिसको कहते हैं वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में नहीं आता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। स्रोत फाइल के अनुसार, जो आपका स्रोत है उसके अनुसार कह रहा है कि वाष्प दाब अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। क्यों नहीं है? वाष्प दाब जो है अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। अनुसंख्य गुण धर्म जो होता है ना, वो विलेय के कणों की संख्या पे निर्भर करता है। जिसमें से आपका पहला हो जाता है हिमांक का अवनमन, प्रसरणी दाब, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। अब एक होता है आर एल वी पी, जिसको मैं बोलूंगा वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन, रिलेटिंग लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दोस्तों कितने होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स, 4 होते हैं। इनका मान विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी मात्रा पे नहीं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। सब प्रश्न आपको देखने के लिए अवश्य मिलेगा पेपर में। आप यहाँ से एग्जाम का ट्रिक देख लीजिए, किस प्रकार से आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को याद रख सकते हो। आर एफ बी ओ, आर फोर रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑफ यहाँ पे लिखा है, कोई बात नहीं। एफ फोर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिस्पर्सन, और बी फोर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन, और ओ फोर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो 4 प्रकार के आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। आप लोग को क्लास में बताया भी गया होगा, आप याद भी कर लिए होंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्लास की ओर, अगले क्लास नहीं, अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किस यौगिक के जलीय घोल का प्रसरणी दाब असमान होता है? प्रसरणी दाब असमान है, यहाँ पे आपको बताना है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है यूरिया, दूसरा ऑप्शन है साधारण लवण, मतलब NaCl, ग्लूकोज, सुक्रोज। इसका राइट आंसर होगा साधारण लवण। इसका सूत्र होता है NaCl। NaCl इसी को कहा जाता है सोडियम क्लोराइड, इसी को कहा जाता है टेबल साल्ट, इसी को क्या कहते हैं? टेबल साल्ट। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्या है इसमें। तो सोडियम क्लोराइड जो है, नमक जो है, जल में आयनीकृत होता है, ये हम लोग सभी को जानते हैं, जिससे कणों की संख्या इंक्रीज हो जाती है। यही कारण है कि इसका प्रसरणी दाब समान मान से भिन्न है, और समान मान से अगर कोई भिन्न है तो उसको अबनॉर्मल कहते हैं। अबनॉर्मल मतलब असमान, मतलब बाकी से हट करके। तो देखिए यहाँ पे आयनीकरण, आयनीकरण करने वाले पदार्थ असमान अनुसंख्य गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। असमान अनुसंख्य गुणधर्म का मतलब है कि अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। NaCl 2 आयनों में टूटता है, आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपने देखा होगा वन हाफ फैक्टर, जो कि अबनॉर्मल गुणधर्म की एक्सप्लेनेशन करता है। तो प्रसरणी दाब कणों की संख्या के क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पे एग्जाम का ट्रिक है कि जो टूटेगा वही बढ़ाएगा, जो टूट रहा है वही आपको अ, आयनों की संख्या को बढ़ाएगा, और जो नहीं टूटेगा वो आयनों की संख्या को नहीं बढ़ाता है। तो एक बार आप क्वेश्चन को दोबारा भी देख सकते हो,
ये आपका नहीं टूटेगा, ये आपका नहीं टूटेगा, ये आपका नहीं टूटेगा, तो एक ही वो तो टूट रहा है। कौन है? साधारण लवण। जो टूटेगा वही वो रिप्रेजेंट करेगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, जो जितना ज्यादा आयनीकृत होगा उसका प्रसरणी दाब उतना ही ज्यादा होगा। चैप्टर का कनेक्शन जोड़ दिया है। कौन सा चैप्टर है? विलयन है, प्रसरणी दाब है। और इस प्रसरणी दाब के अंतर्गत आपको पढ़ना था पान हाफ गुणांक में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव किए हैं, जो कि आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे। वह विलयन जो रॉल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है उसे मैं क्या कहता हूँ? आदर्श विलयन, वास्तविक विलयन, अनादर्श विलयन, या उसको कोलाइडी विलयन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने पढ़ा होगा रॉल्ट का नियम। रॉल्ट का नियम में आपने देखा होगा कि जो रॉल्ट के नियम विलयन आपको देखे होंगे कि एक होता आदर्श विलयन, एक होता अनादर्श विलयन। यहाँ पे देख लीजिए, पहला ऑप्शन है आदर्श विलयन। कोई आदर्श है इसका मतलब, पहले ऑप्शन पे आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग लास्ट में एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसका राइट आंसर आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्या है? अनादर्श विलयन है। नन आइडियल सॉल्यूशन, नन आइडियल सॉल्यूशन है। अब आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आपने देखा होगा कि विलियन जो रॉल्ट का नियम को पालन करता है उसे मैं आदर्श विलियन कहता हूं, और जो रॉल्ट के नियम को पालन नहीं करता है उसे मैं अनादर्श या अवास्तविक विलियन कहता हूं। अब यहाँ पे एक बार देख लीजिए बढ़िया से, अगर पढ़ करके आपको सुना दूं तो यहाँ पे है कि जो विलियन रॉल्ट के नियम को पालन नहीं करता है, इसका मतलब वहां पे विचलन होता है, पॉजिटिव विचलन और नेगेटिव डेविएशन, तथा धनात्मक या ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है, से हम लोग अनादर्श या अवास्तविक विलयन के नाम से जानते हैं। आदर्श विलयन के बारे में यहाँ पे दो तीन बात लिखा है। आदर्श विलयन रॉल्ट के नियम को क्या करता है? पूर्णतः पालन करता है। इसमें डेविएशन की बात करेंगे तो डेविएशन कितना होता है? 0 होता है। अनादर्श विलयन धनात्मक या ऋणात्मक विचलन को रिप्रेजेंट करेगा। अणुओं के मध्य आकर्षण बल में परिवर्तन के कारण ही क्या होता है? डेविएशन होता है। तो यहाँ पे देखिए डेविएशन है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। विचलन दिखाई देता है तो वह अनादर्श विलयन होगा। ये आपका सॉल्यूशन से है। चैप्टर कनेक्शन भी नीचे लिखा हुआ है, हालांकि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसको ग्राफ भी देखे होंगे आपको क्लास में जब बताए होंगे तो, इस प्रकार से नहीं, ऐसा आपने देखा होगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से बनता था। अगर ऐसा बन गया या नीचे की ओर हमने बना दिया, नीचे की ओर मान लीजिए ऐसा बना रहे हैं, तो अगर डेविएशन है और पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर, डेविएशन है और नेगेटिव है तो नीचे की ओर। आप लोग बहुत बढ़िया से देखा होगा। यहाँ पे वो सारे बात बताना ऑब्जेक्टिव वाले क्लास में संभव नहीं होता है। आप लोग हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कीजिएगा तो मैं आपके लिए इससे बेहतर और भी भविष्य में अच्छे अच्छे टॉपिक पे, भी तो ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव ही लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग सिर्फ सपोर्ट कीजिए। आइए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। अगर किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत होता है तो आप हमें प्यारा सा कमेंट करके पूछ सकते हैं। समप्रासरणी विलयन का बराबर होता है, क्या बराबर होता है भाई? प्रासरणी दाब होता है कि वाष्प दाब होता है कि आरएलपीपी होता है कि बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होता है? इसमें आपने पढ़ा होगा कि विलयन आपको आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, तो नाम है समप्रासरणी विलयन, आइसोटोनिक इसको बोलते हैं। तो आइसोटोनिक विलयन में उसका प्रासरणी दाब क्या होता है? दो विलयनों का प्रासरणी दाब आपस में बराबर होता है। प्रासरणी दाब को हम डिनोट करते हैं पाई से, तो पाई ऑफ फर्स्ट बराबर होगा पाई ऑफ सेकेंड, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। तो आइए इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन। समप्रासरणी या आइसोटोनिक विलयन में प्रसरणी दाब समान होते हैं। क्या समान होते हैं? प्रसरणी दाब। क्या समान होते हैं? प्रसरणी दाब। ऐसे विलयनों के मध्य प्रसरण की प्रक्रिया नहीं होती है। प्रसरण मतलब ओस्मोसिस। ओस्मोसिस की जो प्रक्रिया होती है वो इसमें समप्रासरणी में नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन में आपका पार्टिकल है, सोल्वेंट, सोलूट,
तो मेनली हम बात करते हैं सोल्वेंट की। तो सोल्वेंट को पास होने की परमिशन नहीं देता है, ठीक है। मतलब इसमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि दोनों विलयन का जो प्रसरणी दाब है वो आपस में क्या है, आपस में बराबर है। तो अगर वो बराबर है तो यहाँ पे आपका डिफरेंट है नहीं कि सॉल्यूशन में हाई कॉन्सेंट्रेशन और लो कॉन्सेंट्रेशन वाली बात नहीं रहा कि इसमें फ्लो हो सके। अब यहाँ पे और देख लीजिए इससे रिलेटेड, आइसोटोनिक, आइसो कहीं भी दिखे तो उसका अर्थ होता है समान, प्रसरणी दाब। हाइपरटोनिक, हाइपर, हाइपर तो उसको कहते हैं अधिक प्रसरणी दाब। मान लीजिए कि दो को है, वो पाई वन है और एक पाई टू। पाई टू का मान, पाई टू का मान से पाई वन का मान ज्यादा है, तो दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में पहला विलयन आपका अधिक प्रसरणी दाब कहलाता है, जिसको इंग्लिश में बोलूंगा हाइपरटोनिक। और कम है, अगर मान लीजिए कि इसमें पाई वन और पाई टू है और दूसरे वाले का कम है, दूसरे वाले का ऐसे आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से भी समझ सकते हैं कि अगर पाई वन वाले सॉल्यूशन आपका हाइपरटोनिक है, पाई टू वाले डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली हाइपोटोनिक होगा। इस बात को आपको याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक लॉजिक और ट्रिक भी बनाया है कि आइसो का मतलब इक्वल होता है, और इक्वल के मतलब से यहाँ पे आप रिलेट कर पाइएगा कि इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। आप लोग कमेंट भी कीजिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का मात्रक क्या होता है। पेपर में आपको ऑस्मोटिक प्रेशर 2 अंक में आता है कि प्रसरणी दाब से क्या समझते हैं। आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मुख किए हैं। समप्रसरणी विलयन के बराबर होते हैं। समप्रसरणी जो आपका विलयन है किसके बराबर होता है, घनत्व का, तो घनत्व का नहीं होगा, नॉर्मलता का नहीं होगा, शक्ति का नहीं होगा, मोलर सांद्रता का होता है। मोलर सांद्रण का होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोलर। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन, स्रोत फाइल के अनुसार ये कहला बार बार लिखता है बताइए तो। चैट जीपीटी का हमने यूज किया है, आप बेफिक्र रहिए। समप्रासरणी विलयन में मोलर सांद्रता समान होता है। ऐसे विलयनों का प्रासरणी दाब भी क्या होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी इक्वल होगा, जिसके कारण प्रासन की प्रक्रिया नहीं हो पाता है। आइसोटोनिक का यहाँ पे सेंस में दिया है कि विलयनों का प्रासरणी दाब क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। HCl और H2O के एजियोट्रोपी मिश्रण में HCl का प्रतिशत बताना है। HCl का परसेंटेज बताना है, इसको आप याद रख सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 20.2 होगा, 20.2 होगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, आइए। HCl और H2O के एजियोट्रोपिक मिश्रण 20.2% HCl रखता है। यह एक ऐसा मिश्रण है जो निश्चित ताप पर बिना संघटन परिवर्तन के बॉयल कर जाता है, उबल जाता है, ठीक है। यहाँ पे रिलेटेड इससे आपको परिभाषा भी दिया है कि एजियोट्रोपिक मिश्रण को कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर के नाम से भी जाना जाता है। और एक कैसा उदाहरण नहीं है, ये आदर्श विलयन का उदाहरण नहीं है। इसमें आपको इतना ही याद रखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में, किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापमान पर निर्भर नहीं करता है, टेम्परेचर से स्वतंत्र होनी चाहिए। ये भी आप लोग को क्लास में बताया गया होगा, आप लोग बहुत बढ़िया से वहां पे याद भी किए होंगे। इसमें एक टर्म होता है जिसका नाम है मोललता। क्या है, मोललता। ये ताप पे निर्भर नहीं करता है, बाकी ऑप्शन आपका एक भी नहीं होगा। मोललता के बारे में भी और आपको बताए होंगे कि होता है मोल पर, सॉरी, मोल पर देख लेते हैं, मोल पर केजी होता है, इसका मात्रक देखिएगा तो मोल पर केजी होता है, मोल पर केजी ना। अमोललता को हम छोटा एम द्वारा सूचित करते हैं। आप इसका एक्सप्लेनेशन में देख लीजिएगा, ज्यादा हम यहाँ पे समय नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि आपको 2 वीडियो भी लाना पड़ेगा। मोललता, विलियन के मोल और
विलायक के द्रव्यमान पे आधारित होती है। आप लोग को बताया गया होगा, इसको याद भी कर लीजिएगा कि मोललता किसे कहते हैं। आप लोग को बताए थे कि 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। और द्रव्यमान जो होता है ना, ताप से स्वतंत्र होता है, इसीलिए मोललता तापमान से स्वतंत्र है, ये ताप पे निर्भर नहीं करता है। अब प्रश्न उठता है कि कौन तापमान से स्वतंत्र नहीं है? तो मोलरता में आयतन आता है, तो वो आपका ताप से स्वतंत्र नहीं है, वो ताप पर निर्भर करता है। यहाँ पे देखिए लिख भी रखा है, मोलरता तापमान से प्रभावित होती है। इसको बड़ा एम द्वारा भी, सॉरी, इसको बड़ा एम द्वारा सूचित करते हैं। उसी प्रकार से देखिएगा, तो नॉर्मलता और फॉर्मलिटी भी आयतन पर आधारित होने के कारण ये भी तापमान से प्रभावित होते हैं। मोलरता पे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप दोनों को भी याद रख लीजिएगा। मोललता केवल द्रव्यमान पे आधारित होता है, और द्रव्यमान पे आधारित होने के कारण ये ताप से स्वतंत्र होता है। आइए, एग्जाम का कुछ पॉइंट भी देख सकते हो आप, पेज को छोटा करना पड़ेगा। मोलालिटी मस्ट बेस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इस लाइन को भी याद रख सकते हैं आप, इस लाइन को भी, कि मोलालिटी जो है मास वेस्ट होता है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन मोलारिटी वॉल्यूम वेस्ट होता है और टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। आगे बढ़ेंगे, ये देखो यहाँ पे लिखा है, केजी दिखे तो टेम्परेचर को भूल जाओ। वाह वाह, क्या बात है यार, दिल गार्डन गार्डन कर दिया। कह रहा है कि कहीं केजी दिखे तो टेम्परेचर को भूल जाइए, लेकिन वॉल्यूम दिखे तो टेम्परेचर को याद कर लीजिए। ये भी बहुत बढ़िया निमोनिक है, इसके थ्रू भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, कौन है?